सबको पता है कि आज हमारी एक मॉडर्न इंडिया की जो सेगमेंट है स्टार्ट हो रही है, मॉडर्न इंडिया। और इस सेगमेंट का नाम है, कई सारे टुकड़ों में है मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है यह कुछ सेगमेंट में है। वेलकम टू अन अकेडमी निशी। हेलो अर्पणा। ऑल राइट अरुण, आई नो, ठीक है, पता है मुझे, ठीक है। सो वेलकम टू अन अकेडमी शशि भूषण। अभी वो देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जस्ट ज्वाइन, ठीक है, तो ये बात हो गई है ना। ऑल राइट। और तो मॉडर्न इंडिया में एक सेगमेंट है और एक बड़ा सेगमेंट है मॉडर्न इंडिया में, एक बड़ा सेगमेंट है, और वो है, देखो सबको पता है कि ब्रिटिश रूल भारत में हुआ था, है ना, ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में जो आम लोगों के, देखो पता ही था कि ब्रिटिश रूल जब भारत में हुआ तो एक्सप्लॉयटेशन जम के हुआ था, है ना, एक्सप्लॉयटेशन जम के हुआ था। बस सुनते रहो ध्यान से, है ना, ये सब पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ब्रिटिश रूल, है ना, आप ध्यान से सुने, आप कनेक्ट कर लेंगे कहानी से, है ना, आप कहानी से कनेक्ट कर लेंगे। यस, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। अब यहां तक तो सबको पता है ना, बचपन से सब पढ़ते आओ कि ब्रिटिश रूल से क्या हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, है ना, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ था। ये तो बचपन से सुनते आए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो अंग्रेजी राज था, इसका परिणाम क्या निकला, अंग्रेजी राज का परिणाम निकला एक्सप्लॉयटेशन, है ना। और ये अंग्रेजी राज, गुड आफ्टरनून आजाद, और अंग्रेजी राज जो स्थापित हुआ, ये कोई बहुत आसान काम नहीं था, ये बहुत आसान काम नहीं था। अंग्रेजों ने इसके लिए बहुत षड्यंत्र किए थे, युद्ध लड़े थे, है ना। इस अंग्रेजी राज के शोषण को क्या कहते हैं, इसी शोषण को कहते हैं दिस एक्सप्लॉयटेशन, ऑल्सो नोन एज कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म। इसी शोषण को क्या कहते हैं, इसी शोषण को, कहां से पढ़ा रहा हूं, ये मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट है और मैं पढ़ा रहा हूं जनता का विद्रोह, जनता का विद्रोह मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट है और जन विद्रोह की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों। वैसे तो मैं इंग्लिश एजुकेटर हूं अन अकेडमी पे, गोल्डन, बट मैं कोशिश करता हूं कि दोनों लोगों को एड्रेस कर दूं, समस्याओं को, है ना। सो आई एम हियर एज ए इंग्लिश फैकल्टी ऑफ द अन अकेडमी, but I am trying to incorporate all of these students, those who are coming from the Hindi background, or if you have Hindi background, so it's okay, मैं दोनों बताता रहूंगा, हिंदी इंग्लिश, है ना, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो कहानी अब सुनो, ठीक है, आप कनेक्ट करते हैं, आप कोई कंफ्यूजन ना रखो, बस कहानी पे जो मैं बोल रहा हूं बस उतना सुनो, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कोलोनियलिज्म, अंग्रेजी राज की विरासत क्या मिलती है हमें, शोषण, ठीक है, अंग्रेजी राज की विरासत मिलती है। शशि भूषण आ गए, ठीक है, वेलकम कर दो भाई शशि भूषण का, ठीक है। हाँ लिखो, विवेक पूछना है, अरे भैया लिखना शुरू करो, लिख दो एकदम, यू शुड हैव टू, ये लिखवाने का जो मैं लिखवा रहा हूं इतना साफ साफ मेहनत करके, इसीलिए तो लिखवा रहा हूं ना कि आप नोट्स बना लो, इजंट इट, बिल्कुल लिखो। हेडिंग क्या दोगे, आधुनिक भारत, फिर वहां सब हेडिंग क्या दोगे, जनता का विद्रोह। इंग्लिश मीडियम हो तो लिखोगे पीपल्स रिवोल्ट, या एक तरीके से जन विद्रोह, ठीक है, ये हेडिंग दे देंगे, ठीक है। फिर लिखोगे कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, ब्रिटिश रूल इम्पैक्टेड, प्रभाव क्या डाल रहा है, शोषण का। और पॉइंट वाइज ये जो लिखते जा रहा हूं, नीड जहां पे होगी एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, है ना, ठीक है। ऑल राइट, तो जो भी सब लिखना है ना, कहानी से हम कनेक्ट कर लेंगे। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूं तो लिख लेना है, क्योंकि जरूरी सूचना है ना। ऑल राइट,
So British rule impacted in a way, they did exploitation, हमारा जम के शोषण किया, और इसी शोषण को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। इसी शोषण को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि आपकी किताबों में या कई सारे टीचर्स भी पढ़ाते हुए ये शब्द का यूज करते हैं कि ब्रिटेन वाले, गुड आफ्टरनून अभिषेक, ब्रिटेन वाले अंग्रेज एक उपनिवेशवादी शक्ति थे। सुना है ऐसा? इसी शोषण को उपनिवेशवाद कहा जाता है। आपने सुना होगा ऐसा कि ब्रिटिश वर कोलोनियलिस्ट, है ना? गुड आफ्टरनून शीतल। तो इसी को कहते हैं कि अंग्रेजी लोग क्या थे, जो अंग्रेज थे उनको कोलोनियलिस्ट कहा गया, उपनिवेशवादी। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, उपनिवेशवादी या उपनिवेशवाद। अब सवाल ये है कि कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, कोई बिल्कुल कुछ ना जानता, उसे ये बात तो समझ में आएगी ना, शोषण, ये तो समझ जाओगे ना। मतलब कुछ ना जानते हो, जीरो। कई लोग कहते हैं ना कि सर आई एम न्यू, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री, आई डू नॉट नो। ये तो समझते हो ना कि शोषण क्या होता है। जैसे मान लो आप घर में रहते हो और एक आदमी को आराम दिया जाता है और आपसे दिन भर काम कराया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि मैं ये शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगा या करूंगी। शोषण मतलब दबाव बना के आपसे काम कराना, आपका नाजायज फायदा उठाना, यही है ना शोषण, इजंट इट? ये तो सबको समझ में आ रहा है। इवन यू आर न्यू ओल्ड, शोषण तो सबको समझ में आ रहा है। यू आर वर्किंग अंडर द प्रेशर, शोषण तो सबको समझ में आ रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश पे कब्जा कर लिया और यही शोषण की व्यवस्था थी, हमको दबाव बना दिया, है ना? हमारे देश के खेत खलिहानों पे कब्जा कर लिया, उन्होंने हमारी राजतंत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया, राजाओं को दबाव में ले लिया, आम जनता के सभी अधिकार खत्म कर दिए, देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। और अंग्रेजों के आने का मकसद भारत में मेन रूप से था, लोग कहते हैं कि जी मसाला खाने आ गए थे। देखो एक बात सही है कि मसाले की उन्हें जरूरत थी, नो डाउट, है ना? लेकिन निशी बस यहीं से कंटिन्यू कर लो, वही सर्कल में रिपीट करता जाएगा। इतिहास ऐसे है, ठीक है? अब देखो हमारा मन इसी में तो घबराता है ना। इतिहास ऐसे है, एक सर्किल जैसा है। देखो मैं अभी आपको बना के दिखा दे रहा हूं। इतिहास एक गोल चक्कर है, इतिहास एक गोल चक्कर है। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इस गोल चक्कर को फॉलो करते हो, इसी गोल चक्कर के आगे बढ़ते रहोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे, इजंट इट? है ना? क्लियर है? अगर आप लाइव देखो, लाइव क्लासेस में आप ये करते रहो, अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा और जानना है, तो देखो यहाँ पे हम आ गए हैं इस वाले चरण में, जन विद्रोह में, है ना? यहां से आप सीधे कनेक्ट कर सकते हो लाइव वाले में, और यहाँ पे हैं हम रिकॉर्डेड वाले में। रिकॉर्डेड वाले में जब मान लो ये लाइव होगा, ये लाइव होगा, इफ ये लाइव होगा तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, नहीं? रिकॉर्डेड हो जाएगा। फिर जब ये लाइव होगा तो बाकी सब रिकॉर्डेड हो जाएंगे। फिर ये लाइव होगा, चरण है ये, स्टेजेस। फिर ये लाइव होगा तो ये बाकी रिकॉर्डेड हो जाएंगे। फिर हम इस पे लाइव में आ जाएंगे। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? नहीं आया समझ में? क्यों? तो ये पूरा एक सर्किल जैसा घूम रहा है ना। ये एक, जैसे ये लाइव होगा तो ये रिकॉर्डेड सेशन हो जाएगा, तो ये सर्किल जैसा घूम रहा है। अगर देखो आपके पास दो ऑप्शन है, जो लोग नए हैं उनके पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो वो सीधे यहां से कनेक्ट कर लें लाइव क्लासेस से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? और फिर यहां से आगे बढ़ते हुए यहां तक आए। या दूसरा तरीका ये है कि ये रिकॉर्डेड वाला देख के आए, आपको ऑप्शन चुन लेना है, ठीक है? कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप रिकॉर्डेड देख के आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आगे आगे लाइव में चलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि पीछे का रोल कम हो जाएगा। ऑलराइट, समझ गए? इसीलिए मैंने कभी भी पीछे शब्द का यूज किया, है ना? है ना? हाँ, लाइक इंडियन ज्योग्राफी, या मैं हर जगह ऐसा ही करता हूं, है ना? हर जगह ऐसा ही करता हूं, ठीक है? क्लियर है? तो इससे फायदा क्या होगा कि जो नए बच्चे हैं ना, उनके सामने दोनों ऑप्शन खुल गए हैं। बहुत सारे बच्चे नए हैं जो एकदम फ्रेश क्लास में आए हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो हमने पीछे कर लिया। पीछे कहीं सुना है ऐसा अभी तक? नहीं ना। मैं एकदम अब फ्रेश बता रहा हूं। हम इस स्टेज पे हैं, जन विद्रोह पे।
अब हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि शोषण में लड़ाई लड़ी क्या किया। आप देखो, अंग्रेजों ने युद्ध तो लड़े, बस इसके पहले वॉर्स किए, इसी वॉर्स का अगला स्टेज है ये षड्यंत्र की, ये कॉन्स्पिरेसी की, इसी का अगला स्टेज है ये वाला जन विद्रोह। एक सर्किल में घूम रहा है, इजंट इट, है ना? ठीक है, कोई भी टॉपिक, जैसे एक बच्चा मिला मुझसे इंस्टीट्यूट में मेरे, है ना, तो उसने कहा कि सर मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा पढ़ लो, हर टॉपिक तो नहीं है। तो उसने कहा कि सर मैं जब तक एंशियंट नहीं पढ़ूंगा तब तक मुझे मॉडर्न पढ़ने का कोई हक नहीं है। मैंने बोला क्यों भाई, एंशियंट से मॉडर्न का क्या रिलेशन है? तो कहा नहीं सर, वो शुरू से है, प्राचीन इतिहास, ये आधुनिक है, कितना अंतर है जमीन आसमान का। मैंने कहा बिल्कुल अंतर है। तुम एंशियंट में अगर आईवीसी, स्टोन एज से आईवीसी में आ गए ना, तो ये चैप्टर ही अलग हो जाता है, कोई लेना देना ही नहीं है पाषाण काल से आईवीसी का। आईवीसी से आप आगे बढ़ के आर्यन कल्चर में आ गए, आर्यंस में आ गए, वैदिक काल में कोई लेना देना नहीं है वैदिक का आईवीसी से। कोई है क्या? थोड़ा बहुत कनेक्टिंग डॉट्स समझते समय बता लेते हैं और कोई यूज नहीं है। आप आर्यन से बढ़ के मौर्यन एम्पायर में आ गए, है ना, मौर्यन में आ गए, तो इसका क्या लेना देना है आर्यन से? बस बीच बीच में होता रहेगा, मैं आर्य पुत्र हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो ऐसे भी जान रहे हो, है ना? क्या लग रहा है ये सारे चैप्टर्स अलग अलग है क्या? बस एक चीज ध्यान रखना चाहिए हमें कि चैप्टर नया होना चाहिए। ऑलराइट, समझ गए ना? ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं समझे कि यहीं से शुरू है, जो पुराने हैं वो जहां से समझ रहे हैं समझते रहे, है ना? ठीक है, ऑलराइट, नहीं मेरी बात समझ में आई? ये मैं बता रहा हूं एसडीएम का विचार। अब एक दूसरा विचार भी होगा, ना ना हम तो एंशिएंट पढ़ेंगे नहीं, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, तो एक आपका भी विचार होगा अपना, है ना? ठीक है, किसी भी चैप्टर का कहीं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। फ्रेश बैच का मतलब होता है फ्रेश टॉपिक। फ्रेश टॉपिक मतलब पीछे से लिंकिंग ना हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए, है ना, फ्रेश स्टार्ट हो जाए। जैसे अभी तक मैंने आपको इतना बताया, कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आया? कौन है जो अंग्रेजों को नहीं जानता है? अंग्रेज शर्म करने लगेंगे अपने ऊपर कि बताओ हमने इतना शोषण किया फिर भी नहीं याद है, इजंट इट? बिल्कुल, इतना सारी कहानियां देख रखी हैं, एक युग करके आता था सीरियल, वो देख रखा, अंग्रेजों के ऊपर लगान बन रखा है, दुनिया भर का एक इमेज तो बनी होगी ना अंग्रेज हुक्मरानों की, है ना? हाँ, फ्रेश बैच है विवेक, सही समझे अब, फ्रेश बैच, फ्रेश टॉपिक, ठीक है, और इसका पीछे से अब कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। तो आप समझ गए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अंग्रेजों ने जम के शोषण किया इस व्यवस्था में, कई सारी लड़ाइयां लड़ी, युद्ध लड़े, है ना, और क्या करोगे कि बेसिकली अब यहां से इसी शोषण को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद बेसिकली क्या है? एक तरीके का आर्थिक शोषण है। अगर मैं कहूं कि अगर टेक्निकल परिभाषा दूं, आपसे कोई पूछे कि उपनिवेशवाद क्या है, तो आप कहोगे आर्थिक शोषण। मेरी बात समझ रहे हो? आप कहोगे आर्थिक शोषण। क्या होगा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों का मेन लेना देना किससे था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से था। क्या लग रहा है? कुछ लोग कहते हैं मसाला खाने आ गए थे। मसाला खाने होता उन्हें तो सबसे पहले कहां जाते? इंडोनेशिया जाते। वो तो स्पाइस आइलैंड था, स्पाइस आइलैंड था, वहीं चले जाते, है ना, इंडोनेशिया में चले जाते, वहीं ठिकाना लगा लेते डचो जैसा। तो बेसिक इनका मेन मकसद ये था भारत में कि आते तो ट्रेडर के रूप में हैं, लेकिन अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। जैसे कई बार आपके घर में कोई काम करने वाला डोमेस्टिक हेल्प आता है, जैसे काम करने वाला या करने वाली आती है, तो वो प्राइमरी उद्देश्य उनका क्या है? काम करना, यही होता है ना। जैसे आपने किसी को रखा घर में हेल्प के लिए, रखते हो ना काम वाली या बाइयों को रखते हो ना अपने घर में, बताओ, इजंट इट? तो अपनी सहायता के लिए रखते हो ना, कि भाई यूटेंसिल साफ हो जाए, घर की साफ सफाई हो पाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाए, यही होता है ना। और वो जो बाई आ रही है उसका भी तो मेन उद्देश्य यही होता है, बोलो हाँ या नहीं? तो जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उद्देश्य सेम होता है, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लेकिन उस बाई ने देखा कि यार आप बहुत बेपरवाह रहते हो, कोई भी सामान कहीं फेंक देते हो, सोने के सामान, मोबाइल, रुपए, पैसे, इजंट इट? आप कहीं भी फेंक के निकल लेते हो। तो अब उसके दिमाग में एक नई योजना पलने लगी कि यार क्यों ना मैं धीरे धीरे इस मूर्ख व्यक्ति की
संसाधनों पे कब्जा करूं धीरे धीरे। इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? है ना? अभी आ रहे हैं पूजा, जस्ट रिलैक्स, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, घबराओ मत, मैं कनेक्टिंग डॉट्स कर रहा हूं, है ना? धीरे धीरे हम सब कहानी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? ऑल राइट, आई विल, अब देखो ये नया पॉइंट है, नया है, तो मैं कनेक्टिंग डॉट्स के ऊपर जा रहा हूं, वही मराठों के ऊपर ही ले चलूंगा। भारत में पहला जन विद्रोह, ऑल राइट, वो मराठों से ही कनेक्ट होता है, मैं बताऊंगा कैसे, है ना? मैं मराठों तक पहुंचूंगा, मैं कनेक्टिंग डॉट्स बना रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। वो जन विद्रोह क्यों है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। अभी तक की जितनी लड़ाइयां भारत में हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें कोई जनता भाग नहीं ले रही थी, लेकिन जब मराठा उलझे ना अंग्रेजों से, तो उसमें जनता भी भाग लेने लगी। मैं अभी बताऊंगा कैसे, ध्यान से सुनना। लेकिन जरा कहानी को आप सुनते रहिए, ध्यान देते रहिए, मैं जो बात बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है सबको, है ना? बस भूल जाओ। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि ध्यान की अवस्था क्या होती है, ध्यान की अवस्था, कि आप बिल्कुल ये बात की चिंता मत करो कि भविष्य में क्या होगा, पीछे क्या होगा, इस दौर में रह के, और जो बातें हो रही, अभी जैसे आप कहते हो ना कि हम भूल जाते हैं। अच्छा बताओ, सोचो जरा, मैं दिन भर में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनो, और अभी आपने तो देखा ही नहीं है, जब मैं अपनी बैचेस में पढ़ाता हूं तो दिन भर में मैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिना किसी मटेरियल का यूज किए, बिना कुछ देखे हुए, बिना नोट्स के, मैं एक साथ 10-10, 12-12 घंटे की क्लास लेता हूं, शॉर्ट इंटरवल्स के साथ, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन फिर भी बच्चे आके पूछते हैं, सर आपको याद कैसे रहता है? कभी इकोनॉमी पढ़ाने लगते हैं बिना किसी मटेरियल की सहायता के, कभी आप हिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं, कभी आप साइंस पढ़ाने लगते हैं। कहाँ गए यश? हाँ देखो यश, देखो यश, ये ऑफलाइन स्टूडेंट है हमारे, और इनसे आप पूछ सकते हो, है ना? तो देखो उन्होंने यश लिखा भी नहीं, लिख नहीं देते, नहीं सर झूठ, है ना? मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि जब पढ़ते समय मैं हर एक बच्चे को यही सलाह देता हूं, मैं हर एक बच्चे को यही सलाह देता हूं कि मैं बड़ा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ता हूं। जितने भी अच्छे लोग हैं वो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हैं। जैसे मैं इस समय आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो मैं एकदम रम गया हूं उसमें, मेरी बात से लग नहीं रहा है? आर यू गेटिंग? मैं एंजॉय कर रहा हूं प्रोसेस को, मेरा दिमाग 100% फोकस है उस परिस्थितियों में, एनर्जी लेवल से नहीं पता लग रहा है। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि यार शाम में पॉलिटी भी तो पढ़ानी है, अरे यार फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? तब तक दिमाग घूम गया, अरे अभी तो गांधी जी पढ़ाए थे। तब तक कोई लेके चला है, सर गांधी जी की धोती छोड़े थे 10:30 पे हिस्ट्री में, इजंट इट? नो, डोंट डू दिस, है ना? नहीं करना है। आपकी जितनी बढ़िया कंसंट्रेशन लेवल होगी, है ना, उतनी ही बढ़िया मेमोरी रखना। हम क्या क्या करते हैं कि हमारा दिमाग भटकता रहता है। जैसे अभी देखो आप मेरी क्लास ले रहे हो ना, तो आप सोच रहे होगे कि यार दूसरे एजुकेटर पता नहीं क्या कर रहे होंगे इस समय, उनकी क्लास तो शुरू होने वाली है 1 घंटे बाद, वो घर पे बैठे होंगे ना, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं क्लास ले पाएंगे कि नहीं, इजंट इट? अरे होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? जिस समय जो क्लास करनी है 100% उपस्थिति रखनी है ना। देखो आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है कि नहीं। ये मैं तकनीक बता रहा हूं, तकनीक, रम जाओ उसमें, एकदम ट्विस्ट हो जाओ। मैं कह रहा हूं एकदम ऐसे ट्विस्ट हो जाओ, जैसे हाथ की बॉन्डिंग होती है, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाओ, पता ही नहीं लगे, आपको लगे ही नहीं कि इतिहास उसमें रम गए, अंग्रेजों में, कल्पना लोक में चले गए। देखो आप कैसे नहीं सिलेक्ट होते और कैसे नहीं आपका एग्जाम निकलता है। अभी हमारा बड़ा टेक्निक है ना, समझ गया ना? यस, हाँ समझ गया। अब से याद रखना, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे इस बात की केयर है कि हम कहाँ पे किस टॉपिक पे थे, कैसे कनेक्ट करना है। ध्यान से सुनना, मेरे को सब याद है, कहाँ पे मैंने छोड़ा था, कैसे मुझे कनेक्ट करना है, कैसे नए बच्चों को जोड़ना है जिससे वो इस टॉपिक में जुड़ पाए, कैसे उनको असुविधा ना हो, कैसे पुराने वाले को असुविधा ना हो, इजंट? मेरे को सब पता है, मैं सब जोड़ता रहूंगा, ठीक है? ऑल राइट, कितना नोट्स बनवाना है, क्या करना है, सब याद है मुझे, ठीक है? चलो तो आते हैं, अब जुट जाते हैं इसके ऊपर। तो मैंने कहा शोषण, अब इसको टेक्निकल रूप से अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोलोनियलिज्म को, तो मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा था, है ना? बिल्कुल, बड़ा पेशेंस चाहिए, यस, बहुत पेशेंस ये चाहिए, है ना? ठीक है, तो राइट,
तो अब देखना, हाँ बिल्कुल, आप बस पेशेंस रखो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, कंटेंट, कोर्स, सिलेक्शन सब हो जाएगा, बस आप पेशेंस बना के मेरे साथ जुड़े रहो, है ना। सबसे धैर्य की जरूरत है, जैसे उड़ते पतंगे जैसा है ना। जैसे मान लो देखा कि आपने 3-4 एजुकेटर की क्लास चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप उड़ते पतंगे जैसा ऐसे आए, आपने देखा कि अच्छा इनकी भी चल रही है, लाइव दिखा रहा है, इसमें आए, आपने पूछा हेलो, मैंने कहा हेलो, आपने कहा चलो, मैंने कहा चलो, इजंट इट। ये वाली पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। आर यू गेटिंग? ऐसा होता है ना। तो यानी इसमें पेशेंस चाहिए होगा, पेशेंस। ऑलराइट, समझ गए? ठीक है, ऐसा होता है कई बार, बच्चे आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, और फिर वो भटकते रहते हैं इधर उधर। आप एक बार कनेक्ट कर लो, फिर जुड़ जाओ टीचर से, है ना। ऑलराइट, घूमते फिरते नहीं चलेगा ऐसे, आपको डेली रेगुलर क्लासेस लेनी होगी, है ना। ठीक है, और फिर कहते हैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, बेकार है अनअकैडमी, ये क्या मजाक बना रखा है। हम उड़ते रहते हैं और कोई हमें गति ही नहीं देता, है ना। ठीक है, वो हर जगह जा जाके हेलो हेलो करेंगे, है ना, क्या फायदा है। ठीक है, कोई बात नहीं गोल्डन, हिंदी में आपको देखो लिख रहा हूं आप ही के लिए खास, उपनिवेशवाद, चिंता ना करो बिल्कुल। मैं जो जिम्मेदारी मेरी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता रहता हूँ, उसी चीज का हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता रहता हूँ, है ना। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल चिंता मत करो, जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होगी, हिंदी नहीं समझ में आएगी, आप लिख दोगे कि सर हिंदी में बोल दो या उसको ट्रांसलेट कर दीजिए सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता रहूंगा। मान लो कोई चीज छूट गई तो आप बोल दोगे, ठीक है, ऑल राइट। तो कोलोनियलिज्म की तकनीकी परिभाषा क्या है, मैं दोनों लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म, मैं उसी चीज को ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में, तो उसमें घबराना नहीं है। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, तकनीकी। अभी तो ये सामान्य परिभाषा है, ये जो लिखा आपने आर्थिक शोषण, ये तो सामान्य सी बात है, तो सबको पता है। किसको नहीं पता है कि अंग्रेजों ने भारत का पैसा लूटा? एवरीवन नोज ब्रिटिशर्स लूटेड अस, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उन्होंने पूरा भारत का पैसा बहा लिया, ये तो सबको पता है। मैं ये कह रहा था, वो जो मैं बाई वाली स्टोरी सुना रहा था, थोड़ा आपने प्रश्न पूछा तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ था वहां पे, मैं एक बात बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। शुरू में बाई आई आपके घर में तो काम करने आई थी, बाद में उसने परिस्थितियों का फायदा लेना चाहा और बाद में उसने आपके घर में डकैती करा दी। आर यू गेटिंग? क्राइम पेट्रोल, मेरी बात समझे। आई थी काम करने, लेकिन उसने माहौल भापा और माहौल भाप के क्या किया, नमस्ते घनश्याम, चोरी करा दी। अंग्रेज वही बाई है, क्राइम पेट्रोल वाले, समझ गए? अंग्रेज वही क्राइम पेट्रोल वाली बाइयां हैं, आई यहाँ पे काम के लिए, ट्रेड के लिए, और बाद में हमारी लापरवाहियों की वजह से, हमारी अलगाव की वजह से यहां से चोरी चकारी में लग गए और सामान ढोने लगे, समझ गए? अब नहीं भूलोगे, है ना। ठीक है, अब किसी से आप कह दोगे कि अंग्रेज बाई है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ेगा, ये सब क्या पढ़ रहा है ना। ठीक है, चलो, ऑल राइट। ठीक है, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो बहुत अच्छी होती हैं, और मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो क्राइम पेट्रोल में अपराधी के रूप में दिखते हैं ना, जो रियलिटी में भी होते हैं, क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं, इजंट इट? तो अंग्रेज वही क्रिमिनल बाइज है, डोमेस्टिक हेल्प्स। ठीक है, चलो, तकनीकी परिभाषा की मैं बात कर रहा था, तकनीकी परिभाषा की, है ना, राइट। हाँ ठीक है, राइट। तो अब देखना, अब यहां पे एक समस्या होगी। समस्या ये है कि कोलोनियलिज्म की जो तकनीकी परिभाषा ये है, देखना क्या है कि एक शक्तिशाली देश द्वारा, एक शक्तिशाली देश द्वारा एक कमजोर देश का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक शोषण के माध्यम से, आर्थिक शोषण, मैंने क्या लिखा है कि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन inferior country
बाई अ सुपीरियर कंट्री, बाई अ सुपीरियर कंट्री, बाई अ सुपीरियर कंट्री, बाई डायरेक्ट, बाई डायरेक्ट इंटरफेरेंस, ये बात याद रखना, बाई डायरेक्ट इंटरफेरेंस, बाई डायरेक्ट इंटरफेरेंस। मैंने यहां कुछ बात लिखी है, ध्यान से देखना। एक शक्तिशाली देश भारत के केस में कौन है बताओ? क्यों? ब्रिटेन है, ठीक बात है। यहां पे कौन है एक शक्तिशाली देश? ब्रिटेन है, राइट। और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मानो कि ब्रिटेन ही है। आप जब ये भूल जाते हो ना, यस, हम सोचते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, ब्रिटेन वाले अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। नहीं, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन के लोगों का पैसा लगा हुआ है। सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। अगर कोई ये कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आके चोरी कर रही थी और अंग्रेज पाक साफ हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं, जैसे पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी, अगर वो आतंकवादी है, पाकिस्तान से आया हुआ इंट्रूडर, तो फिर पाकिस्तान ने उसका भरण पोषण किया है। समझ रहे हो? पाकिस्तान बरी नहीं हो सकता इस आरोप से। आर यू गेटिंग? हाँ या नहीं? क्लियर है ना? किस सेंस में इंफीरियर बोलेंगे? पॉलिटिकल इंफीरियरिटी की बात हो रही है। आर्थिक रूप से तो हम इतने धनी थे कि पूछो मत अर्पणा। हम इकोनॉमिक रूप से तो बहुत धनी थे, बहुत पैसा था, अंग्रेज तो हमारे आगे कुछ थे ही नहीं। इंफीरियर पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कमजोर। मैंने लिखा है एक कमजोर देश। कमजोर कैसे? राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली, राजनीतिक कमजोरी। ये भी एक कमजोरी होती है क्या? हाँ या नहीं? आर यू गेटिंग? If Pakistan is denying their role in the state-sponsored terrorism, we cannot accept it, है ना? यस श्वेता, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंफीरियर कंट्री पॉलिटिकली। हम डिवाइडेड थे क्या बताओ? सब कमजोर हैं, गिरे पड़े हैं, और पैसा खूब है लेकिन लापरवाह है। पैसा खूब है लेकिन मौज मस्ती। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे बादशाह इस देश के अंदर में, फर्रुख सियर जैसे लोग, जहांदर शाह जैसे लोग, है ना, सिराजुद्दौला जैसे इमेच्योर लोग, मीर कासिम जैसे गद्दार लोग इस देश के अंदर बैठे हुए थे। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? यस, आर यू गेटिंग? 18वीं शताब्दी में भारत इतना धनी था कि उसको, मतलब आज जैसे चाइना की इज्जत थी ना कोरोना के पहले, भारत वैसे ही पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल था, निर्माण का केंद्र, है ना। लेकिन ये सब भोग विलास में तो लीन थे, कमजोर भी थे। ये चाह के भी भोग विलास के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। समझ रहे हो? एक इंसान की कैपेबिलिटी भी होती है ना। जैसे किसी से कहोगे ना कि बेटा तुमको आईएएस बना दें, तो तुरंत कहेगा नहीं भैया हमसे नहीं होगा, सर झुका लेगा तुरंत। आप उठा रहे हो, उसकी चोटी पकड़ कर, अरे उठो तो, एक मिनट सुन तो लो, कर ना होगा ही नहीं। आप कर, अरे रुको तो भाई, तुम्हारे अंदर है। वो कर, नहीं होगा सर, गर्दन अपना झुला लिया। इजंट इट? ऐसा देखा आपने? आर यू सीइंग इट? बिल्कुल। तो यहां भी यही है, ये सब इतने कमजोर हैं कि आप इनको पकड़ के चोटी, कहते ना कि अकबर बन जाओ, ये सर झुका, अरे बाप रे अकबर। आप कहोगे शाहजहां बन जाओ, ये कहेंगे अच्छा शाहजहां। अली वर्दी खां बन जाओ, वो अपना सर झुका लेगा। इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? ये इतने टैलेंटर्स हैं, इतने कमजोर हैं, है ना। और बीच बीच में कोई अगर टीपू सुल्तान निकल गया तो ये जितने कमजोर हैं ये सब आके भौंकना शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ये जितने कमजोर हैं वो सब मिलके भौंकना शुरू कर देते हैं। कोई कोई टीपू सुल्तान निकल गया, कोई कोई बहादुर निकल गया, महाराणा प्रताप निकल गया, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी निकल गए। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना, लेग पुलिंग करने लगते हैं, राइट, ठीक है, समझ गए? आर यू गेटिंग? एक सेंटेंस कहा जाता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। हैव यू स्टडीड इट? सुना है इसके बारे में कि जो भौंकने वाला होता है वो काटता नहीं है। जैसे निजाम भौंक रहा है इतिहास में। आर यू गेटिंग? निजाम भौंक रहा है, मीर जाफर भौंक रहा है, ठीक है, लेकिन ये काटने की एबिलिटी नहीं थी इनकी, ये काटने के दांत ही नहीं थे, इनके कैनाइंस बहुत कमजोर थे। कैनाइंस मतलब ये नुकीले दांत। समझ रहे हो? इनके कैनाइंस बहुत कमजोर थे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब तो सुनना ध्यान से,
तो मैंने पॉलिटिकली वीक कहा, पैसे के मामले में नहीं कहा, ठीक है, मैंने पॉलिटिकल बात की है, ठीक है ना। एक मैंने सेंटेंस यूज किया है डायरेक्ट इंटरफेरेंस। डायरेक्ट इंटरफेरेंस प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से होना चाहिए, मतलब उस कंट्री के लोगों का आना चाहिए जिस देश में शोषण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन वाले चल के कहां तक आए थे बताओ? ब्रिटेन वाले चल के इंडिया तक आए थे, तो डायरेक्टली आके शोषण कर रहे थे ना। क्यों? ट्रैवल किया था, यहाँ पे रहने लगे थे, इजंट इट? यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, मॉन्यूमेंट्स बनाए, यही अड्डा बना लिया था अपना। ये पूरी ट्रैवलिंग होगी, समझ रहे हो? ये पूरा डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा। यहाँ से हमारे अंग्रेज लोग चल के आएंगे, ये देख रहे हो, ये सब अंग्रेज आ रहे हैं भारत के अंदर में और पहुंच गए इंडिया में, ठीक है, ऑलराइट। ये चलते चलते ब्रिटेन से चल के आ गए और यहाँ आके बैठ गए, और यहाँ पे हम लोग हैं सीधे साधे मुस्कुराते बंदे, ये भारतीय हैं। ये सोच रहे कौन है? आज भी कोई अंग्रेज दिख जाए एरिया में, कैसे व्यवहार करते हैं हम, बताओ? ऐसा लगता है जैसे एलियन आ गए हो। एक बार मैंने देखा किसी छोटे सिटी में, गाजीपुर यूपी का, एक बार मैंने देखा कि वहां कुछ अंग्रेज चले गए थे घूमते घामते, है ना, कर्नवालिस को ढूंढते ढूंढते, ठीक है, और इधर उधर वो चले गए थे, और मैंने देखा कि वो 50-60 बच्चे पीछे पीछे घूम रहे थे, कुछ बड़े लोग घूम रहे थे, और जैसे अंग्रेज पीछे मुड़ते दौड़ के लोग भाग निकलते, जैसे एलियन देख लिखा हो, एलियन देख रखा हो, इजंट इट? जुलूस जैसा निकल गया था। तो ये इतनी जिज्ञासा, इतना भारत में, यही तो है, राइट। तो ये बात है। हाँ, मैंने आगरा के ताजमहल पे देखा था, सुनो मेरी बात, है ना। नो, मुगल्स, you can't consider Mughal as a invaders, Mukesh, Abhishek, you can't consider, because they settled here, they used entire wealth for the creation of culture। अगर मुगलों द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स को हटा लो ना, तो कुछ बचेगा नहीं भारत में, फिर क्या देखेंगे बताओ? किसको देखेंगे? यूपी में अगर जाना हो तो किसको देखोगे? विन डीजल को देखने जाओगे? नहीं है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक बात याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ये मॉन्यूमेंट्स हट गए, जब देखो, जब वो बाहर से तो आते हैं लेकिन आके बस जाते हैं, है ना। उन्होंने भारत की जनता के ऊपर इतना दबाव थोड़ा ना डाला था। अकबर कहा करता था कि भाई प्रजा मेरी जनता है, समझ रहे हो? जैसे अशोक कहा करता था, कभी उन्होंने इस देश में लूटपाट थोड़े ना मचाई, वो यहीं आके बस गए। बाबर के बारे में जरूर कह सकते हो कि बाबर अपने देश में जाना चाहता था, उसके बाद चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे औरंगजेब हो, कोई इस देश से पैसा लूट के जाना नहीं चाहता था। आर यू गेटिंग? अच्छा, मान लो जैसे मैं दिल्ली में 2 साल के लिए आता हूं, और दिल्ली मेरा मान लो लाइफ टाइम का वर्क प्लेस हो जाता है, दोनों में फर्क रहेगा क्या बताओ? यस, दोनों में फर्क रहेगा, दोनों में फर्क रहेगा। अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों में और मुगलों में क्या फर्क है कि अंग्रेजों को शुरू से पता था कि हमें इस देश को लूट के चल देना है, और मुगलों ने या कोई भी शकों ने, हुणों ने, कुषाणों ने, सीथियंस ने, पार्थियंस ने कभी ये नहीं सोचा, इंडो ग्रीक्स ने, कि मैं भारत जाके और वापस से वहां से चला आऊंगा और अपने देश में पैसा पहुंचाऊंगा। ये एक नई टेंडेंसी थी, अंग्रेजों की एक नई टेंडेंसी थी। ऑल राइट, आर यू गेटिंग? तो जो लोग कहते हैं कि मुगल आउटसाइडर थे, वो गलत जान रहे मुगलों को। मुगल आउटसाइडर थे लेकिन आके यहीं बस गए, तो फिर यहीं के हो गए ना, बताओ हाँ या नहीं? और अगर अकबर इतना ही कट्टर था, सुनो, अगर अकबर इतना ही कट्टर था तो उसने हरखा बाई को, आप देखोगे हरखा बाई को उसने मंदिर में, ध्यान से सुनना, जब हरखा बाई, जब कछवाहा वंश के भारमल ने शादी कर दी अपनी बेटी हरखा बाई की, ध्यान से सुनना, इतिहास को समझने का दृष्टिकोण, अंग्रेजों को समझना चाहते हो तो थोड़ा सा सुन लो, ठीक है, कि जब भारमल ने अपनी बेटी की शादी दबाव में अकबर से कर दी थी, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो युद्ध हार गया था, समझो, युद्ध हार मतलब लड़ने से पहले ही हार मान ली थी उसने, है ना। और भारमल को देखो, पहले के जमाने में जब किसी राजा से हार जाते थे ना, तो अपनी बेटी की शादी कर देते थे, अगर बेटी नहीं है तो वाइफ की शादी करा देते थे उस जीतने वाले से, समझ रहे हो, जिससे कि जान बचे, कोई तो रिश्तेदारी बने।
अब पता नहीं किस तरीके की रिश्तेदारी बनेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करवा ही लो, समझे। भारत में ऐसे ऐसे सूरमा राजा हुए हैं, ठीक है, तो भारत का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राइट शैलेंद्र, यस। अगर मान लो, अब देखो क्या होगा, तो जब शादी वो कर देता है तो उसको डर है, राजपूतों को ये डर है कि कहीं अकबर के घर में, अकबर के महल में, जहां हजारों रानियां और पटरानियां हैं और औरतें हैं, हरेम कहते थे उसे, हरम जिसे आप कहते हो हिंदी में, कहीं ये था कि कहीं राजपूत बेटी के साथ बेइज्जती ना हो, कहीं हमें नीचा ना दिखाया जाए, कहीं धर्म परिवर्तन ना किया जाए। बिलीव मी, अकबर के महल से, अकबर के महल से कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति की आरती की आवाज आती थी। अलग से मंदिर बना हुआ था अकबर के महल में, अजान भी पढ़ा जाता था और वहां पे कृष्ण की पूजा भी होती थी। अगर, और उसने हरखा बाई को इतना इज्जत दिया, ध्यान से सुनना, कि उसने कहा कि आज से हरखा बाई का बेटा ही भारत का अगला बादशाह बनेगा। वही सलीम आगे चल के, वही सलीम आगे चल के क्या बन गया, जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठा। आर यू गेटिंग? किसका बेटा था सलीम? आया समझ में? हाँ बिल्कुल, महल के अंदर में। और हरखा बाई को इतनी इज्जत दी गई, अकबर ने कहा था कि मैं तुम्हारा कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा। और यही वजह थी, ध्यान से सुनना, यही वजह थी कि राजा भगवान दास और मान सिंह, जो दोनों भाई हैं हरखा बाई के, वो कहा करते थे कि अगर अकबर तक किसी को पहुंचना है, ध्यान से सुनना, यस, अगर अकबर तक किसी को पहुंचना है तो हमारे सीने के ऊपर चढ़ के जाना होगा। और मान सिंह को हराने का मतलब था, समझ रहे हो, मान सिंह इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि मान सिंह का नाम सुन के लोग डर जाते थे। आर यू गेटिंग? अब कहोगे कि सर महाराणा, देखो महाराणा प्रताप का अपना अलग रोल था, इन लोग का अपना अलग रोल है। जोधा नाम गलत है, वो जोधा नाम गलत है। जोधा बाई तो जहांगीर की बीवी का नाम है, ठीक है, बेगम का नाम है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा जब मिडवल करूंगा तो, है ना। इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन, है ना। उसकी एक ही बीवी थोड़े न थी, उसकी कई सारी बीबियां थी, 9,000 रानियों से उसने शादी की थी, समझ रहे हो, समझे। 9,000 वाइफ थी जहांगीर की, ठीक है, हरम के अंदर में। तो उसकी चिंता मत करो, बताऊंगा कभी। कई लोगों को तो नाम ही नहीं जानता था वो, समझे। उसको कहते थे कि ये एक साथ बैठ गया और एक ही साथ उसने कई लोग से शादी कर दी। कई बार वो पहचान नहीं पाता था अपनी बेगमों को, उसका एक अलग केस है, मैं बताऊंगा, है ना। रुकैया से लेके, और मान बाई ने तो इसी वजह से सुसाइड कर लिया था। कहते हैं कि मान बाई इतना परेशान थी कि वो परमानेंट नशे में रहता था और वो बेचैन हो जाती। खैर वो अलग मसला है। मैं कह रहा था, ध्यान से सुनो, तो अगर आपने आरोप लगाया कि मुगल भी बाहर के थे, ब्रिटेन वाले भी थे, तो ना, गलत आरोप है। मुगल इस देश के हो गए थे, मुगल इस देश के हो गए थे। ऑल राइट, आर यू गेटिंग? समझे ना? क्लियर है? ठीक बात है। तो मैंने लिखा है डायरेक्ट इंटरवेंशन, ध्यान से देखें, सीधा हस्तक्षेप। अंग्रेज आएंगे, यहाँ की मामले में इंटरफेयर करेंगे और यहाँ बैठ के शोषण करेंगे, यही हेडक्वार्टर बना लेंगे अपनी, है ना, है ना। ऑल राइट, क्लियर है? क्लियर है ना? ये एंजल ने कहा हमको कोई बाहरी नहीं बोलेगा। मुगल हो क्या तुम? ठीक है, समझ गए, आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया, तुमको कौन बाहरी बोल रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो कौन कौन इनको बाहरी बोलता है भाई? तो अपने ही है सब, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आर्थिक शोषण की मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक शोषण मैंने नहीं कहा है। अगर आप उपनिवेशवाद लिखोगे तो केवल आर्थिक शोषण की बात होगी, है ना, बाकी अपने आप हो जाएगा। किसी के जेब से पर्स निकाल लो, उसका शोषण ऐसे ही हो गया। मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण, फिजिकल शोषण, सब हो गया कि नहीं बताओ। सांस्कृतिक शोषण, कुछ संस्कृति पे खर्च करने के लिए बचा ही नहीं। अगर मान लो किसी की जेब से पैसा निकाल लिया तो उसको कहो मेला चलना है, सांस्कृतिक खर्च है ये, वो कहेगा कि दिमाग खराब है मेरा, सांस्कृतिक पतन हो गया है, क्योंकि पर्स गायब है। इजंट इट? संस्कृति, समाज, राजनीति में मन तभी लगेगा जब अर्थव्यवस्था तगड़ी रहेगी। हाँ या नहीं बताओ? क्यों? जेब चंगा
तो मन चंगा। ठीक है, समझ गए? पैसा न हो फिर पूछो। तो यही बात है, यहाँ सब शोषण उसी से जुड़े हुए हैं। भारत का पूरा पैसा लूट लो और फिर देखो खुद ही सब परेशान हो गए, आपस में लड़कटने लगे। ठीक है, तो समझ गए क्या ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब इसका देन क्या होगा? आज की डेट में एक नई टेंडेंसी चल रही है जिसको कहते हैं नियो कोलोनियलिज्म। नियो कोलोनियलिज्म ये क्या है? नव उपनिवेशवाद। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से शोषण कर लेना, एमएनसीज के माध्यम से शोषण एक नई प्रवृत्ति है। नोट करके लिख लोगे, बॉक्स बना के लिख लोगे कि एक्सप्लॉयटेशन बाय एमएनसीज। अब जैसे आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, ये बताओ कोल्ड ड्रिंक में कौन सा न्यूट्रिएंट है? इसीलिए वो लिख देते हैं कि डर के आगे जीत है। इजंट इट? लिखते हैं डर के आगे जीत है क्योंकि उसको पियोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ जाएगा और उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जिंदा बच गए तो जीत गए, नहीं डरो। इजंट इट? वो तभी कहते हैं डर के आगे जीत है। और पीने के बाद आदमी बौखला जाता है, जंगल भागने लगता है, पहाड़ चढ़ने लगता है, नदी में कूद जाता है। ये सामान्य अवस्था है। आपने एडिंग देखी होगी, आपने एड में क्या देखा? ये सब सामान्य अवस्था है। बताओ, नहीं है ना? इसका मतलब ये है कि ठीक है, ऑलराइट, बहुत अच्छे, नहीं ये सब नहीं, बेकार चीज है, लस्सी पी लो। तो मैंने कहा कि नौ उपनिवेशवाद क्या है, मैं बता रहा हूं। एक्सप्लॉयटेशन बाई एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, है ना? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। उनका देखा होगा एड, मैं तो बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूं कि एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए वो पहाड़ से कूदेगा, फिर पहाड़ से कूद के समंदर में जाएगा, फिर वो हेलीकॉप्टर में चढ़ेगा और पी के कहेगा डर के आगे जीत है। अरे भाई, इतना काहे बेचैन हो गए? इसमें स्टेरॉइड थोड़े ना था, है ना? इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना? या तो पीने के बाद ऐसा करता है या पीने के लिए ऐसा करता है। इसका मतलब ये नशा भी है ना? इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग। ठीक है, ऑल राइट, हाँ ठीक बात है, समझ गए। तो मैंने कहा एक्सप्लॉयटेशन बाय एमएनसीज। लोग कहते हैं कि भाई एमएनसीज में नहीं दिखाता है कि खाना पीना मत खाओ, हाँ ऊपर जाने के बाद तो जीत ही जाओगे, राइट? तो लोग कहते हैं कि जी खाना पीना मत खाओ, ये वाला प्रोडक्ट खा लो, बिस्किट में गेहूं भरा हुआ है। इज इट रियलिटी? कहते हैं बिस्किट खा ले पेट भरे, 2 मिनट के अंदर लेट जाए। एक आता है ना एड, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, बस आप समझते जाओगे। ठीक है, इट्स नॉट द राइट प्लेस टू टेक नेम ऑफ द ब्रांड्स, बट मैं केवल आपको इशारों में समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ ठीक बात है। कहते हैं कि जी 2 मिनट में ये खाइए और खाना मत खाइए, है ना? सब कुछ ठीक कर देगा ये। सब एडवर्टीजमेंट स्टंट है। कहते हैं कि आप थकान महसूस हो रही है, जैसे मान लो सो रहे हो, है ना? हाँ, अच्छा बताओ, हॉर्लिक्स जैसे इन्होंने लिखा कि बिस्किट, मान लो कोई अगर ब्रांड नहीं था तो क्या बच्चे बड़े नहीं हुए? इजंट इट? यस डेफिनेटली। इट्स नॉट ए कॉलोनियलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन बाय एमएनसीज मतलब गलत चीजों का प्रचार, गलत ब्रांडिंग ना, गलत ब्रांडिंग मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण। अमेरिका की कंपनी होगी और भारत में आके गलत ब्रांडिंग से पैसा कमाएगी, है ना? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण। भाई देखो, एक बात समझना, घर के खाने का जो स्वाद होता है और जो घर के खाने की न्यूट्रिएंट्स होती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, है ना? नॉट एन इश्यू सतीश, कोई बात नहीं, आ जाओ जुड़ जाओ, सब कहानी में माहौल बना हुआ है ना? तो देखो, तो इसको कहते हैं नियो कोलोनियलिज्म। मतलब इसमें देश में आने की जरूरत नहीं है, ये नया तरीका है। मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं इन्हें, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि अगर मैं आपको कहूं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, है ना? जैसे मॉल्स नहीं, मॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बात कर रहा हूं। मॉल्स तो भारत की ही कंपनियां हो सकती हैं या विदेशों की भी हो सकती है, उनके लिए एक सेंटर है, दुकान का अड्डा बना दिया, है ना? मैं कह रहा हूं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज, एक ऐसी कंपनी जिसकी मदर कंपनी भारत में ना हो, दूसरी जगह हो, पूरी दुनिया में फैली हो, है ना? आ रहा है समझ में? जैसे मान लो कोको कोला एक कंपनी है और इसके हर दुनिया के हर कोने में कोको कोला बिकती है, इसको कहते हैं एमएनसी।
है ना। इसको क्या कहते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मतलब एक जगह इसका मदर कंट्री कहीं और होगी और जगह जगह घूम घूम के व्यापार करेगा और शोषण करेगा। ये बताओ कई सारी कंपनियों ने क्या हमारी लस्सी को, क्या हमारी मिठाइयों को वाली ट्रेडिशन को खत्म नहीं कर दिया है? बोलो हाँ या नहीं। आज लोग कुछ मीठा हो जाए का मतलब गलत समझते हैं। पहले हम समझते थे कुछ मीठा हो जाए तो तुरंत लेके बर्फी, पेड़े, सेवैया, खीर लेके चले आते थे, इजंट इट। कोई हमसे पूछता था कि कुछ ठंडा हो जाए तो हम रूह अफ़ज़ा लेके चले आते थे, हम शरबत लेके चले आते थे, लस्सी लेके चले आते थे। आजकल आजकल किसी बच्चे के सामने, आजकल किसी बच्चे के सामने अगर आपने कह दिया ना कि कुछ मीठा मतलब रसोगुल्ला, तो गुस्सा जाएगा, वो समझेगा कि आप एडवर्टीजमेंट इलिटरेट हो। कोई छोटा सा बच्चा आपको समझेगा कि आप एडवर्टीजमेंट इलिटरेट हो, विज्ञापन निरक्षर। ये भी आज की समय की समस्या है। आपके नॉलेज पे वो सवालिया निशान खड़ा कर देगा बच्चा, है ना। यस, अब बच्चे इसका इंतजार ही नहीं करते मिठाइयों का। हम लोग छोटे थे तो हम डिमांड करते थे पेरेंट्स से, घूमते लहराते रहते थे कि मिठाई आएगा, है ना। ठीक है, बचपने में क्या था मेरा कि कोई बर्फी दिखा के कोई भी काम करवा ले, पढ़ाई लिखाई से लेके, और चाहे 10 बार मुझे दौड़ा लो सामान के लिए, मैं रेडी रहता था। बस एक बर्फी दे दो, एवरेज आ जाता था 10 किलोमीटर का, है ना। अभी में क्या है, अभी के बच्चे कैसे हैं, उनको कुछ डिमांडिंग है, उनकी कुछ दूसरी नेचर है। ठीक है, तो मैंने कहा कि नौ उपनिवेशवाद क्या है, ध्यान से सुनना। नियो कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन बाय एमएनसीज, आपका पैसा लूट भी जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना। यस, ये सब जो आप लिख रहे हो सब सही है। आज के बच्चे बस ऐसे ही है, उड़ते पंछी। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक तो बच्चा मेरे से शर्त लगा रहा था, उसने कहा कि अगर पिज्जा आधे घंटे में नहीं आएगा तो नाम बदल देंगे। ये सब घर में सब बच्चे शर्त लगा रहे हैं। ठीक है, वो फोन कर देते हैं कहीं से और देखते रहते हैं घड़ी, हो गया 20 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट, और तब तक पिज्जा वाला देखो, जहां ना पहुंचे रवि, एक कविता थी, वहां पहुंचे कवि। इसको चेंज किया जाना चाहिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे पिज्जा अभी। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए, है ना। ठीक बात है, समझ गया। तो चलो, देखा ना कहां कहां पहुंच जाते हैं, गली गली, राइट। वो बहुत तेज होते हैं सर्विस। ठीक है, अब आओ अंग्रेजों के ऊपर। समझ गए होगे एग्जैक्टली मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये समझ गए होगे। ठीक है, इसी नेचर की वजह से, इसी अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भारत में जनता को समझ में आने लगा, है ना। एक चीज समझना कि जनता की समझ थोड़ी बढ़ी, जनता उग्र हुई। ये सब धीरे धीरे जनता को जैसे समझ में आने लगा तो जनता उग्र हुई, है ना। अब एग्जैक्टली इनको बेसिकली देखा जाए तो जनता उग्र तो हुई थी, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज भी थी, कंफ्यूजन भी था। ठीक है, एंगर ऑफ पीपल ग्रोन, anger of people grown. However, there was a confusion. There was a confusion also. कि आखिर हमारा कंफ्यूजन क्या है। अंग्रेजों से तो चिढ़ है हमें, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है। कंफ्यूजन क्या है कि व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट इज आवर टारगेट। ठीक है, व्हाट इज आवर टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या है, ये पता नहीं था। इसी का कंफ्यूजन है ना, कि अंग्रेज टारगेट है कि हम आपस में खुद टारगेट हैं, है ना। एक दूसरे को टारगेट करना है कि अंग्रेजों को करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी बात का फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज। ध्यान से देखना। तो लोग तो गुस्सा है किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अगेंस्ट ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध, अगेंस्ट ब्रिटिश। ये सब पॉइंट्स में लिखते रहना, है ना, ब्रिटिश। लेकिन एक कंफ्यूजन भी था। कंफ्यूजन ये था कि वास्तव में हमारा टारगेट कौन है।
ये वास्तव में हमारा टारगेट कौन है ना। तो इसको आप चौथा पॉइंट लिख लोगे और इसको आप लिख लोगे पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है ना। जनता उग्र हुई, हाउएवर देयर वाज ए कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन लाइन भी बनी हुई है ना। क्लियर है? ऑलराइट, समझ गए है ना। कब तक क्लास होगी पूनम? ये टाइमिंग तो हमारा 1.5 घंटे का है ना, 1 से और 2:30 तक। कब तक? 2:30 PM। भूख लगी है, खा लो, कोई मना ही है। बगल में खाना रख लो, सुनते रहो, मैं कोई हाथ लेके लगा के छीन थोड़ा ना लूंगा खाना, आप खा लीजिए, है ना। इसंट इसमें क्या डरना है? जैसे देखो मैं चाय पीता रहता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते चाय पी लेता हूँ, कुछ ऐसी चीजें है ना, न्यूट्रिएंट्स खा लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो रोका तो इसमें नहीं डरना है, ठीक है। आई विल नॉट डू दैट, ठीक है। चलो, और क्या, सारे लोग तो खा पी के देखो, यही ऑनलाइन में तो यही आसानी है ना कि आप खाते पीते रहो, आराम आराम से पढ़ते रहो, लेट के भी पढ़ सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि मान लो लेटे हुए आके मैंने रोक दिया, लेट के क्यों पढ़ रहे हो, इजंट इट? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आराम आराम से अपनी कंफर्ट जोन में आप पढ़ सकते हो, नहीं है ना। ठीक बात है। चलो, आपको लगा कि यार अभी नोट्स नहीं बनाना है, बाद में बनाना है, तो आपको बाद में भी ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन। अब ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे दिक्कत होती है ना, हर चीज के लिए परमिशन चाहिए होगी, यहाँ कौन सी परमिशन है ना। ठीक बात है। ठीक बात है, ऑल राइट, ठीक है। चलो, हाँ मतलब मतलब अपनी है, एक ऑनेस्टी आपको रखनी चाहिए। लेकिन मान लो जैसे किसी दिन तबीयत खराब लग रहा है या किसी दिन कहीं जाना है, तो आपके पास एक है ना, मतलब जैसे मुझे ही कई बार काम पड़ जाता है, तो कई बार जैसे इमरजेंसी हो गई, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कम हुआ है, लेकिन मान लो कभी इमरजेंसी हो गई, कभी कोई टेक्निकल रीजन हो गया, या कभी मान लो मैंने थोड़ा कम पढ़ा दिया, थोड़ी सी तबीयत नासार लग रही है, तो है ना, तो ऐसा एक कंफर्ट जोन है ना, इजंट इट? राइट, आने जाने का जर्नी का टाइम बचता है ना। ठीक है। ये सब तो हम टैकल करना ही, बात सही है कि टैकल तो करना ही पड़ेगा जिंदगी में। लेकिन मान लो जैसे आपके पास एक है लिबर्टी, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन थी, भारत की जनता के मन में एक भ्रम था, है ना। भारत की जनता के मन में, है ना, भारत की जनता के मन में एक कंफ्यूजन लगा हुआ है। जनता से ज्यादा यहाँ के हुक्मरान कंफ्यूज थे, जो यहाँ के शासक थे कंफ्यूज थे। ये कौन कंफ्यूज है? शासक कंफ्यूज थे, शासक भ्रमित थे। वास्तव में इनका टारगेट कौन है? जनता तो हमेशा से ही परेशान रही है, ये भ्रमित थे कि इनका टारगेट कौन है, आपस में लड़ लें कि अंग्रेजों से लड़ लें, सब खतरनाक है। तो इन्होंने तय किया कि देखो अंग्रेज तो बाहर से आए हैं, पहले आपसी रंजिश को मिटा लेते हैं, बाद में अंग्रेजों को देखेंगे। और आपसी रंजिश को मिटाने में ही नुकसान हो गया भारतीयों को, इजंट इट? शुरू से लेकर अंत तक देखो, किसी भारतीय ने ही एक अवसर दिया है किसी बाहरी के आने के लिए, चाहे वो सिकंदर के समय का आम भी हो, चाहे वो सिकंदर के समय का आम भी हो, चाहे वो दाहिर हो, ठीक है, चाहे वो दाहिर हो मोहम्मद बिन कासिम के समय का, है ना, और चाहे वो राणा सांगा साहब हो बाबर को बुलाने के लिए। बाबर को किसने बुलाया था बताओ? और चाहे पृथ्वीराज के विरुद्ध में जयचंद हो, जब मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को बुलाता है, राणा सांगा। अब कुछ लोग कहते हैं ना ना ये तो बदनाम करने की साजिश है। अरे भैया, बाबर नामा में खुद लिखा है, बाबर ने, तुजुके बाबरी जिसे कहते हैं, बाबर नामा में, कि मैं तो बस इसका फैन हो गया था जब इसने कहा कि आइए और इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लीजिए। हालांकि राणा सांगा बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलती तो की थी। तो ये अपनी ही गलतियों की बात थी, है ना। राइट, ठीक बात है, यस, राइट।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगेंस्ट ब्रिटिश, तो ये सब कंफ्यूजन लगातार बनी हुई थी। अब आते हैं इधर, इसी कंफ्यूजन में अब चलते हैं जरा कहां पे, महाराष्ट्र में। मुगल कमजोर हो रहे थे, आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आते हैं, और यहां महाराष्ट्र में कौन से लोग थे, मराठा रूलर। कौन से लोग थे, मराठास थे। कौन थे, मराठास। मराठे थे इस क्षेत्र में, कौन थे, मराठे थे। इस क्षेत्र में कौन से लोग थे, मराठे थे। ऑलराइट, इस क्षेत्र में कौन से लोग थे, मराठे थे। अब यहां पे अगर ये मराठे हुए हैं, ठीक है, तो अब जब अंग्रेज आ गए भारत में, जब अंग्रेज आ गए भारत में और उन्होंने जगह जगह सब, देखो मराठों का एक नेचर था, मराठों को अगर समझना हो तो थोड़ा आपको डिटेल में समझना होगा। देखो अभी तक जहां भी कहीं अंग्रेजों का विरोध हो रहा था तो उसमें राजा लोग ज्यादा यूनाइटेड हो रहे थे, बट इन दी महाराष्ट्र मराठास कलेक्टिवली अपोज्ड एलियन पावर्स। मतलब कि अंग्रेजों से उलझाव इनका रह के हो जाता था। मराठे जो थे ना, अगर मैं कहूं कि मास प्रोटेस्ट की बात आती है, मास अपोज की बात आती है, मास अपोज अगेंस्ट ब्रिटिश, तो पहली बार इसी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा दिखा। वैसा नहीं जैसा कि आगे चल के आजादी की लड़ाई में होगा, बट ये लिटिल बिट था, लिटिल बिट। उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। लिटिल बिट था, समझ रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा था, आंशिक रूप से। अगर मुझे कहना हो कि मास अपोज अगेंस्ट ब्रिटिश फर्स्टली सीन आंशिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध, आंशिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा विरोध को देख सकते हैं, मराठा विरोध को सर्वप्रथम रख सकते हैं, विरोध को सर्वप्रथम रख सकते हैं। यस, सर्वप्रथम रख सकते हैं। आंशिक मैंने क्यों लिखा उसका भी रीजन बता रहा हूं, क्योंकि जनता खुल के सामने नहीं आएगी, उसके जनता को मतलब पीछे से वो राजाओं को सपोर्ट करेंगे, समझ गए ना। ऑलराइट, समझ गए। हाँ, लेकिन ये सब शिवाजी के बाद होगा, ये सारा काम जो होगा, यस, ये सब कुछ जो होगा ना शिवाजी के बाद होगा, ये सब कुछ शिवाजी के बाद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जन विद्रोह दिखाई दे रहा है, जन विद्रोह, इसका एक रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या। भारत में अगर दिखाई दे, अभी तक राजा लोग लड़ रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल करें, जैसे सिराजुद्दौला को कोई जन समर्थन था, बताओ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे हरा दिया, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, देयर वाज नो बैक सपोर्ट ऑफ द पीपल, कोई जन समर्थन नहीं था। लोगों ने कहा जाओ मरो, है ना, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, जाओ जो जिसको जाना है जहां जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गरीब से जाके कहो, कह रहे सुना बिहार में चुनाव होने वाला है, वो कह रहा तो क्या करें हम, जाओ हटो, जहां वोट देना होगा दे लेंगे, रिक्शा चलाने दो मुझे, आज नहीं कमाएंगे तो दिहाड़ी कैसे चलेगी काम मेरी, इजंट इट। मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है, ये बात है। तो यस, सो माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि अगर मैं बात करूं, सिराजुद्दौला को कोई सपोर्ट नहीं है, मीर जाफर को कोई सपोर्ट नहीं है, शुजाउद्दौला को कोई सपोर्ट नहीं है, इवन शाह आलम जैसे मुगल बादशाहों को कोई सपोर्ट नहीं है, उनको कोई जन समर्थन थोड़ा ना था, वो तो आपस में ही बस खेल रहे थे, है ना, कहीं भी जाके लड़ जाते। लेकिन मराठों के साथ खासियत ये थी कि ये बड़ा यूनाइटेड हो गए थे। क्या थे, यूनाइटेड हो गए थे आपस में। आपस में अगर मराठों को देखोगे ना तो एकीकृत थे, मराठे एकीकृत थे, और इसीलिए जहां पे एकता होती है वहां पे जन समर्थन एक कारण होता है, जन समर्थन एक कारण होता है, जन समर्थन आ ही जाता है, हाँ या नहीं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बचपन से ये कहानी हमने सुनी होगी, हाँ या नहीं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये बचपन से हमने कहानी सुनी होगी। और आप याद रखना कि मराठे आपस में यूनाइटेड थे, आपस में यूनाइटेड थे। बाद में जब इनमें फूट पड़ी, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। ध्यान से सुनना, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इनिशियली मराठा वर यूनाइटेड व्हेन दे created dispute with each other
ब्रिटिश टुक एडवांटेज। तो एक बात तय है कि अगर आप एक रहोगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा होने जा रहा है, और अगर आपने एक तरीके से अगेंस्ट में जाके काम किया, एक दूसरे के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी रची, तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इजंट इट? हाँ या नहीं? ठीक है, ठीक बात है। तो मराठे एक तरीके से देखा जाए तो शुरू में यूनाइटेड थे, बाद में अलगाव हो जाता, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा आओ इधर की साइड में, 7th पॉइंट। ठीक है, तो हमने देखना था ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ठीक है, अब ये मान लो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया है ना, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये महाराष्ट्र इसको कहते थे, ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है महाराष्ट्र, यहां पे अगर मैं आपके पास 15वीं 16वीं शताब्दी तक आऊं, 15th सेंचुरी तक अगर मैं आऊं, 15th सेंचुरी तक, एक मिनट रुको। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, चलो। तो सब लोग उपस्थित हैं, ध्यान से सुनना। तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था। 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में, ध्यान से देखना, शताब्दी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, 15वीं 16वीं शताब्दी में ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है ये किस लिए फेमस हो गया था? भक्ति आंदोलन का चरम था यहाँ पर। भक्ति आंदोलन का चरम था। अब ये भक्ति आंदोलन क्या है? व्हाट इज भक्ति मूवमेंट? पीक ऑफ भक्ति मूवमेंट, पीक ऑफ भक्ति मूवमेंट, पीक ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या है? ईश्वर की पूजा, मतलब ये कहा गया, ईश्वर की पूजा का मतलब ये था, ये कहा गया कि ईश्वर तक जाने के लिए, राइट, फिलोसफर्स बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, सेंट्स बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, संतों का समय आ गया था। वो ये कह रहे थे कि भगवान तक जाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग? देयर इज नो रोल ऑफ मीडिएटर्स, देयर इज नो रोल ऑफ मीडिएटर्स। ठीक है, समझ गए? किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ईश्वर तक जाना होगा, बात भी सही है,
बात भी सही है। अगर वास्तव में आपको ईश्वर तक जाना है, चाहे किसी भी धर्म में, तो किसी मीडिएटर की जरूरत है क्या? ना किसी पुजारी की जरूरत है, ना किसी पंडित की जरूरत है, ना किसी मौलाना की जरूरत है, ना मुफ्ती की जरूरत है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड तक जाने के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। जिस दिन आपने खुद को सरेंडर कर दिया, जिस दिन आपने लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दिया, पहुंच तो गए गॉड, ईश्वर, अल्लाह के पास, हाँ या नहीं? बताओ। पूरा दिन दूसरे की बुराई सोचते हो और जाके मंदिर में, मस्जिद में और नदी, तालाब और तलैया में और छोटी गंगा में नहा लेते हो, क्या इससे पाप धुल जाएंगे? कुंभ में जाके कूद गए, सबसे पहले मैंने देखा है कुछ लोग रोकते हैं। जैसे एक बार मैं कुंभ गया था, ठीक है, अब इलाहाबाद में लंबे समय तक रहना हुआ है, तो घूमते घामते चले जाते थे। तो एक व्यक्ति क्या करता कि वो लोगों को ढकेल देता था, जैसे सारे कुंभ का, पवित्रता का पानी सब अपने ऊपर डाल लेना चाहता है, इजंट इट? दूसरे कुछ देना ही नहीं चाहता है ना? ऐसे ही मैंने देखा इस्कॉन टेम्पल के अंदर में, हम लोग कभी कभी, कॉलेज के हमारे बगल में हुआ करता था इस्कॉन टेम्पल, तो हम जाके मंदिर में कभी कभी तो सुना था कि एक मंदिर है जहाँ डांस होता है, तो हम लोग भी जाके एक अपने फ्रेंड के साथ गए। नाउअडेज ही इज डीएसपी। तो वो क्या करते कि फ्रेंड के साथ जाते थे और वो कहता था कि यहाँ फ्री में सब मिलता है, वो सब खीर मिलती है और वो सब मिलता है। तो स्टूडेंट लाइफ में आप जहाँ फ्री का मिले चले गए, है ना, क्योंकि खाना वाना खुद से बनाना होता था, आज जैसा टिफिन सिस्टम तो है नहीं। तो हॉस्टल से चले गए और जाके वहां पे बैठ गए, लंगर लगा हुआ है और पूड़ी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, कुछ बचा भी लिया, 3-4 बार लाइन में लग गए, कुछ बचा लिया, घर लेके चले, नाश्ते का काम हो गया। इजंट इट? थोड़ा शरारती बचपना था, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉलेज के समय में भी ये सब बहुत किया है, ठीक है। तो इस कांड, अब देखो, वो कहते कि नाचोगे तब मिलेगा खीर, है ना, तो अब उतना भक्ति भाव से मतलब था नहीं, तो हम लोग जाके, और वो कहते कि ये ढोलक ले लो। अब कभी गए हो इस्कॉन में? गए हो कभी? हैव यू विजिटेड इस्कॉन? गए हो कि नहीं? गए होगे। तो आपने देखा होगा कि जब इस्कॉन में आरती होती है, जब इस्कॉन में पूजा होती है, यस, सो हैव यू सीन इट कि वहां पे लोग ढोलक, ताशे, मजीरे लेकर अपना गोल गोल घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये ढोलक वोलक पकड़ लो, तुम लोग रोज आते हो, इस वक्त छोटे हो भी, अंडर ग्रेजुएट वाले हो, तो तुम लोग ये ढोलक वोलक पकड़ लो और ये सब जोर जोर से बजाओ, है ना। अब हम लोग, पूरा मेहनत का फल मीठा होता है, तो वहां रियलिटी में मेहनत का फल मीठा होता है, रोज कुछ ना कुछ मिष्ठान बनता था। तो अभी हमें समझ में आया कि मेहनत का फल मीठा होता है। उस दिन हमने इस मुहावरे का अर्थ समझा, ठीक है। तो हम लोग आधे घंटे जाके और नाचते थे वहां पे, ठीक है, वहां डांस करते थे, नाचते थे, अंत में खीर मिलता और वो सब रही, वो सब खीर मिलता, बटोर बटोर के लाते थे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अब वहां पे मैं देखता कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे वो गंगा जल छिड़का जा रहा है तो दूसरों को ढकेल कर और अपने मुंह पे रोक लेते। एक बार तो जो फेंक रहा था ना, उसके मुंह पे जाके लड़ गया, एक पूरा बाल्टी उसके ऊपर गिर गया, पूरा पवित्र हो गया, समझ रहे हो? सो इस कदर का। तो अच्छी बताओ, ये हमें ईश्वर तक जाने के लिए किसी गंगा जल की जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। हमारा और गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हो या नहीं मानते, वहां तक जाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडिएटर्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि पीक ऑफ भक्ति मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था। भक्ति का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, आपसे अगर कोई पूछ ले कि भक्ति का मतलब क्या है, तो सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ God, surrendering in front of God, no need of mediation, no need of mediation, no need of mediation। मतलब कि ईश्वर के समक्ष समर्पण कर देना, किसी भी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, यही है भक्ति। क्या है? भक्ति। और ये एक आंदोलन के रूप में चल रहा था, ठीक बात है। मीराबाई, और चाहे वो सूरदास हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे हमारे सिख गुरु हो, गुरु नानक देव, इजंट इट? और महाराष्ट्र के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग थे। मैं हिंदी में इसको लिखवा दे रहा हूं, लिख लो। क्या लिखोगे? कि ईश्वर के समक्ष समर्पण, ईश्वर के समक्ष समर्पण। अच्छा ये बताओ, ईश्वर के समक्ष अगर समर्पण कर रहे हो तो ईश्वर आपसे पूछेंगे क्या कि डिग्री कौन सा लाए हो, या गॉड के सामने गए तो बताओ, इजंट इट? पूछेंगे क्या कि ग्रेजुएट हो कि नहीं, कहां से हो, आईआईएम से हो? तो इधर करीब आ जाओ, जो लोग इधर पटना यूनिवर्सिटी से साइड जाएं,
ऐसा होगा क्या? नहीं। न ज्ञान चाहिए ईश्वर को, मना ऐसा जाता है ना, न ज्ञान चाहिए, न पैसा चाहिए, न शक्ति चाहिए, ईश्वर के समक्ष समर्पण कर दो तो वो आपकी बातें सुन लेंगे, ऐसा माना जाता है। भक्ति यही होती है। देर इज नो रैशनैलिटी। अच्छा, एक संत बता रहे थे, आपने उस सदगुरु का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट सदगुरु? खैर, उनको भी लेके विवाद हो जाते हैं, मैं विवाद की बात नहीं करूंगा। एक मुझे चीज बड़ा अच्छी लगी, एक चीज उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात बताई। ऐसा नहीं कि मैं उनका फॉलोअर हूं, मैं सुनता रहता हूं बहुत सारी नॉलेज की बातें, ठीक है। तो उनकी एक बात अच्छी लगी, उन्होंने एक बात कही, उनसे एक ने सवाल किया कि क्या वास्तव में ईश्वर हैं? तो उनका जो आंसर था वो ये था कि देखो, एक जो भक्त होता है ना, एक जो भक्त होता है, मतलब भक्ति इन द सेंस भगवान के संदर्भ में, इंसान की तो भक्ति करना बेकार है। तो अब देखना कि अगर इंसान के सेंस में, तो उन्होंने कहा कि एक बात कही कि अगर आप ये मान के जिस काम को करते हो कि ईश्वर है और सुन लेगा, तो वो सुन लेता है। अल्लाह है, वो सुन लेगा तो सुन लेता है, ठीक है ना? इजंट इट? हाँ, लॉजिक अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये विश्वास करके काम करते हो ना कि मैं, आपका विश्वास ही ईश्वर है, ये कमाल की बात थी, मुझे ये लाइन अच्छी लगी इसलिए मैंने शेयर की। आपका विश्वास ही ईश्वर है, आप जिस चीज पे विश्वास करते हो वही ईश्वर है, वो बिलीफ ईश्वर है। ईश्वर कोई जीवित या ऐसी एंटिटी नहीं है, आपका विश्वास ही ईश्वर है। ये लाइन बहुत अच्छी है। इसका मतलब कि अगर आपको विश्वास है कि यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यू विल डू इट। अगर आपको विश्वास है यू विल टॉप द एग्जामिनेशन, बैठ जाता है, या सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारी एफर्ट्स वैसे काम करने लगती हैं। आपको विश्वास है कि वन डे यू विल बिकम बिजनेस टाइकून। जैसे धीरू भाई अंबानी को एक बार कहा गया कि एक बार गए तो थे उधर, जगह जगह काम करते, 100 का नोट नहीं देखा, क्या नहीं देखा, तो वो लोगों से कहा करते कि मुझे ये विश्वास है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा छाप हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि एक दिन मैं एक कंपनी खरीद के दिखा दूंगा। कौन बोल रहा था उनके अंदर से? कौन बोल रहा था? जब आप ये कहते हो कि मुझे ये विश्वास है कि मेरे से हो पाएगा, कौन कह रहा है? इजंट इट? है ना? यस। ऑलराइट सतीश, आर यू गेटिंग इट? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ही, यही बिलीफ ही, ये विश्वास ही तो ईश्वर है ना। ईश्वर बोल रहे थे, समझे? आर यू गेटिंग? जब भी आपको बिलीफ हो जाती है किसी चीज पे, तो ईश्वर बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे वो पत्थर हो, ध्यान से सुनना, यस राइट, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे अन अकेडमी हो। अब मान लो कि अन अकेडमी पे पढ़ने के कारण आपका सिलेक्शन हो जाए, आप टॉप कर जाओ, तो ईश्वर किस रूप में प्रकट हो गए थे? क्या लग रहा है? इजंट इट? अन अकेडमी के रूप में आ गए थे। जिस समय फॉर एग्जाम्पल, ये कह रही हैं आपका, हाँ बिल्कुल। एक चीज समझना, एक और बात का एक फलसफा समझना, एक बात की बात समझना ठीक है, एक बात समझना कि कहा गया कि अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो तो कर देना। क्या पता ईश्वर उसकी सहायता आपके माध्यम से कराना चाह रहा हो, जो वो दुआ मांग रहा था वो आपके माध्यम से पूरा कराना चाह रहा हो। आर यू गेटिंग? नहीं समझे? तो आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का डिजायर, आपके अंदर की जोश, यही है भक्ति। ऑल राइट, समझ गए? आर यू गेटिंग? आप भक्ति के बारे में समझ गए होगे। ईश्वर के समक्ष सरेंडर कर देना, ये बिलीफ है। आपको बिलीफ हो जाएगा ना, अगर आपको बिलीफ हो गया कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो ये आपके लिए टॉप कराने के लिए काफी है, आपके एक सीट के दावे को मजबूत करेगी, तो ये मान लो कि ईश्वर ने आपके सिलेक्शन के ऊपर मुहर लगा दिया है। क्यों? इजंट इट? क्या लग रहा है आपको? ये बिलीफ हो गया, सवेरे उठते ही ये ख्याल आप कर लो कि मेरा एक सीट पक्का है। इजंट इट? तो हो गया, यही भक्ति है, यही ईश्वर है। कौन बोल रहा है वो अंदर से? कौन है वो? इजंट इट? ठीक है ठीक है, यस डेफिनेटली अंजलि, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हर एक व्यक्ति एक दूसरे की इच्छाओं को
पूरा कर रहा है, उसकी विश को पूरा कर रहा है। ईश्वर खुद तो नहीं आएंगे ना, अल्लाह खुद तो नहीं आएंगे ना, एक दूसरे की हेल्प करते चल रहे हैं और ऐसे कहानी बनती जा रही है, बिलीव मी। ठीक है, तो यही भक्ति है ना। मैं देखो रट्टाफिकेशन में नहीं कराता, ठीक है ना। अब मैं किताबी भाषा नहीं बोलता, जैसे आके खड़े हो गए, भक्ति क्या है, भक्ति है ईश्वर की शक्ति, और बोल के मुस्कुरा दिया, है ना। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, फील करना पड़ता है इसे, है ना। बस अब खत्म ही है, 1 मिनट के अंदर खत्म है निधि। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। ठीक बात है ना, राइट। तो देखना इसको, तो ईश्वर के समक्ष समर्पण है, हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो ईश्वर के समक्ष समर्पण है, और कहा गया कि किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, ईश्वर खुद है। कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेते हैं ईश्वर, आपकी बिलीफ के रूप में कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेते हैं आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। आ रहा है समझ में, याद रखना ये, अगर आपकी कोई सहायता कर रहा है इसका मतलब ईश्वर ने आपकी सुन ली है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपकी कोई सहायता कर रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कोई सहायता कर रहा है आपके गोल्स को पाने में, इसका मतलब ईश्वर ने आपकी सुन ली है। कभी आपने कोई पूजा की होगी, कभी कोई मन्नत मांगी होगी, कहीं कोई दरख्वास्त डाली होगी, है ना, तो वही विश पूरी हो रही है, समझ गए। ठीक बात है, यही है भक्ति मूवमेंट। अब देखना, महाराष्ट्र के अंदर में एक बात मैं बताऊंगा, ज्ञानदेव फाउंडर माने जाते हैं। तुकाराम, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में सब जब मिडवल करेंगे तो, है ना। तुकाराम, नामदेव, संत रामदास, सब बातें समझ रही है। कौन से हैं ये लोग? संत हैं। ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव, रामदास, ये सब संत हैं, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को भक्ति के सूत्र में जोड़ दिया, इज़न्ट इट, भक्ति के सूत्र में जोड़ दिया। रामदास हो, तुकाराम हो, नामदेव तो इतना प्रचलित थे कि ये जहां चले जाते हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती उस जमाने में, है ना। तो ये हमारे ज्ञानदेव हैं, ज्ञानदेव, आर यू गेटिंग, है ना। हाँ बिल्कुल, लिख लेना इसे टॉपिक वाइज, इसीलिए मैंने पॉइंट में किया है, लिख लेना इसे, है ना। हनी, जितने लोग हैं वो लिख लेंगे, है ना, इसको पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे, है ना। ठीक सवाल है, जिनको ना समझ में आए मेरे से पूछ लिया करो, है ना। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लेना, है ना, ऑल राइट। पॉइंट वाइज लिखते रहोगे तो भूलोगे नहीं, है ना। रिवीजन, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग लिखते रहें। ठीक है, ये तो मैंने मैप बना के इसके अगल बगल लिख दिया है। ठीक है, आप इसको पॉइंट में ऐसा लिख सकते हो कि 7th पॉइंट में ये सब 3-4 बातें लिख सकते हो, या अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, है ना। डेफिनेटली राइट। So whenever you will do your revisions, then your concept will be completely crystal clear, है ना। Very good। जब आप रिवीजन करोगे तो मेरी पूरी बातें, है ना, मैप कैसे डालना है ये सब लिख लिया आपने, और जैसे राइटिंग कर रहे हो ना तो महाराष्ट्र बना के ऐसे लिख लिया, मैं समझाने के लिए बता रहा था। आप चाहो तो मैप न भी बना सकते हो, एग्जामिनेशन के समय बना लेना, एग्जाम के समय मैप बना के, और ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए लिखा, है ना। मैप बना के और साइड में लिखना, है ना, साइड में साफ साफ, इज़न्ट इट, आर यू गेटिंग। मैप बना लेना, महाराष्ट्र दिखा लिया, और महाराष्ट्र के अगल बगल में दिखा लिया कि भक्ति मूवमेंट से उसको गोल गोल घेर दिया, है ना, ऑल राइट, समझ गए, दैट्स गुड। तो पूरी कहानी आपके दिमाग में घूम जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करता हूं, और अगर ये स्टोरी दिमाग में कनेक्ट हो गई तो घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, आंसर करना आसान हो जाएगा, इज़न्ट इट, है ना। ठीक है, तो इसी कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, मैंने कहा कि इस मराठा एकता की, अब मैं एक अगर आपसे सवाल करूं, आपसे इंटरव्यू के अंदर में सवाल किया जाए कि शिवाजी ने जिस स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर को बनाया था, है ना। दैट्स गुड शैलेंद्र, दैट्स गुड, एकदम क्लियर, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि शिवाजी ने जो एक मजबूत मराठा एम्पायर बनाया, क्या उसमें भक्ति आंदोलन का कोई योगदान था? बिल्कुल था। क्या योगदान था? यही सब था, क्योंकि लोग बिलीव करना सीख गए थे। आर यू गेटिंग। ये सवाल इंटरव्यूज में पूछा गया है, ये सवाल जिनकी हिस्ट्री ऑप्शनल है वहां पूछा गया है,
कि मराठी एकता में शिवाजी ने जिस साम्राज्य का उदय किया, जिस मजबूत मराठा एम्पायर की नींव रखी, क्या वो भक्ति आंदोलन से स्टार्ट हुई थी क्या? अब देखो, अगर ये कहानी आपको पता है तो आप मुस्कुरा भर दोगे, है ना? यस। और जिसको नहीं पता है वो सोच रहा है कहाँ भक्ति मिडवल का टॉपिक है, ये सब क्या दिमाग खराब किया, और फिर घोषित कर देंगे आयोग ने साजिश किया, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ द प्रिपरेशन। आयोग इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, यू आर आउट ऑफ द प्रिपरेशन। आप गलत तैयारी कर रहे थे, है ना? सब साजिश रचने लगा। आपको आप क्या कहोगे? आयोग साजिश रच रहा है, हमारे जैसे योग्य लोगों को निकालना चाहता है, isn't it? नो, आयोग सही सवाल पूछ रहा है, वहां पे आपने गलत तैयारी कर रखी है ना? तो जब हम मराठों पे आएंगे शिवाजी पे, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि वहां क्या घटा हुआ है ना? isn't it? राइट राइट। तो अभी देखना, अब हम शिवाजी से ये कहानी शुरू करेंगे और ये सारी कहानी को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नया बैच था, मैंने कनेक्ट कर दिया पूरे डॉट्स को, एक आपकी विजन बना दी। अंग्रेजों के विरोध में जो मराठे आए थे, अगर शिवाजी के समय अंग्रेज की वजह से दिक्कत हो गई। हाँ बिल्कुल, तो मैं इसको बताऊंगा शैलेंद्र, सारी बातें कल बताऊंगा, ठीक है? तो जब हम इस टॉपिक में सेकंड टॉपिक पे आएंगे, मतलब सेकंड डिस्कशन पे आएंगे, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा पूरा शिवाजी की जीवनी से लेके और पूरा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, पेशवा कौन थे, शिवाजी के समय क्या दिक्कत थी, उन्होंने कैसे अफजल खान को हराया, शाइस्ता खान को कैसे हराया, मुगलों के साथ उनका क्या डिस्प्यूट था, ओरिजिनली औरंगजेब के साथ वो कब भिड़े, और क्या शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का प्रयोग करके मुगलों को बहुत परेशान किया। औरंगजेब की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो शिवाजी को वो कभी हरा नहीं सका। इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। 1663, राइट? तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हम कल की अपनी सेशन में, ठीक है? ऑल राइट। एक फंडामेंटल राइट वाला क्लास चल रहा है, ये जब खत्म हो जाएगा तो नए सिरे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे 6 अक्टूबर से पॉलिटी की। इसमें मिलेंगे हम 6:15 पे, है ना? आज शाम में पॉलिटी की क्लास में। ऑल राइट, इतना विश्वास करके पढ़ना है कि एकदम दिमाग को खोल देंगे, एकदम टॉप करके ही छोड़ेंगे। ऑल राइट, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं इवनिंग में, तब तक नमस्कार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।